हंट लॉर एक हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल है जिसे केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई सभी कहानियां, चाहे वे वास्तविक घटनाओं, लोक कथाओं या मूल कल्पना से प्रेरित हों, रचनात्मक कहानी कहने का काम करती हैं और इनका उद्देश्य परेशानी पैदा करना या गलत सूचना फैलाना नहीं है। क्या होगा यदि मृतकों से प्राप्त प्रत्येक संदेश एक समय सीमा के साथ आए? आन्या शर्मा, उम्र 27 वर्ष, ग्राफिक डिजाइनर, मुंबई में अकेली रहती हैं। मिलनसार, आशावादी और हाल ही में अपने लवर ऋत्विक मेहता की 1 साल पहले एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उसकी याद आन्या के जीवन में अब भी बनी हुई है। दयालु, कलात्मक और रोमांटिक। अपने प्रेमी की दुखद मौत के बाद आन्या डिप्रेशन से उबर रही है। वह आखिरकार आगे बढ़ने लगी है, जब तक कि संदेश शुरू नहीं हो जाते। कहते हैं जब कोई मर जाता है तो उसे भुलाने में समय लगता है। आन्या के लिए वह समय ठीक 1 साल बाद आया। उसने अपना अतीत भुलाकर जीवन की नई यात्रा शुरू कर दी है। लेकिन एक रात जब वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, सुबह 3:11, उसे एक जाने पहचाने नंबर से एक मैसेज मिलता है। अरे नहीं, इतनी देर हो गई। रील्स देखते देखते टाइम का पता ही नहीं चला। सोने जाती हूँ, नहीं तो कल ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। इतनी रात गए किसका मैसेज है? ये नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। आन्या डर के मारे अपने बिस्तर पर बैठ जाती है। जिस नंबर से उसे मैसेज आया था वो नंबर किसी और का नहीं, बल्कि उसके मरे हुए बॉयफ्रेंड ऋत्विक का था। आन्या ने मैसेज ओपन किया। उसमें लिखा था, क्या तुम अभी तक जाग रही हो? अन्य डर के मारे जम गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये नंबर तो ऋत्विक का है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? उसे गुजरे तो पूरा 1 साल हो चुका है, तो फिर ये मैसेज कौन भेज रहा है? आन्या ने रिप्लाई किया, आप कौन हो और आपको ये नंबर कहां से मिला? लेकिन दूसरी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर बाद फिर से नोटिफिकेशन की बेल बजी। उसी नंबर से दूसरा मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, क्या तुम मुझे भूल गई हो? आन्या डर के मारे अपना फोन साइड में रख देती है और सोने चली जाती है। डर के मारे उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था कि कौन था वो। ये सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और वो सो गई। सुबह उठकर उसने मैसेज चेक किया तो सब खाली था, कोई मैसेज नहीं। एक पल के लिए आन्या को लगा कि उसका वहम है। उसने उस बात को इग्नोर किया और अपने डेली दिनचर्या में लग गई। ये मैसेजेस का सिलसिला कुछ दिनों तक यूं ही चलता रहा। हर रात ठीक 3:11 पर उसे मैसेज आता, क्या तुम सो गई हो? तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे भूल तो नहीं गई? डर के मारे अन्या की रातों की नींद उड़ चुकी थी। ठीक से न सो पाने के कारण उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आने लगे थे। ऑफिस टाइम में भी वह काम करते करते सो जाती। उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी एक ऑफिस कॉलीग नेहा ने उससे पूछा, यार तुझे हुआ क्या है? मैं कई दिनों से देख रही, तू काफी बदली बदली सी लग रही है। ऑफिस लेट से आती है, काम के बीच सो जाती है। जरा अपनी हालत तो देख। ऐसा लग रहा है काफी दिनों से ठीक से सोई नहीं है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ रखे हैं। कोई प्रॉब्लम है तो शेयर कर मेरे साथ। यार अब कैसे बताऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है? पहले तो घबरा मत, लंबी सांस ले और शांत होकर बता कि हुआ क्या है। यार तुझे तो पता है मेरे बॉयफ्रेंड ऋत्विक को गुजरे पूरा 1 साल हो चुका है। यार तू इस बात को अब तक लेके बैठी है। हम गुजरे हुए को वापस नहीं ला सकते। जिंदगी का यही रूल है। एक बेहतर कल के लिए अपने अतीत को एक्सेप्ट कर उसे जाने देना होता है। और कब तक अपने पास्ट को पकड़ कर रखेगी? अरे नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है। तो फिर क्या है? कुछ दिन पहले मैं बेड पर लेटी थी, यही कुछ रात के 3 बज रहे होंगे। मुझे एक मैसेज आता है, वो भी ऋत्विक के नंबर से। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, कौन हो तुम? पर कोई रिप्लाई नहीं आया। कुछ देर बाद जाके फिर एक मैसेज आया, क्या तुम मुझे भूल गई? डर के मारे मैंने फोन साइड रख दिया और सोने चली गई। सुबह उठकर देखा तो चैट पूरा खाली था। पहले तो मुझे लगा कि ये मेरा वहम है, पर ये मैसेज हर रात को आने लगे, वो भी ठीक 3:11 पर। मेरी तो रातों की नींद उड़ चुकी है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैसेज ऋत्विक के नंबर से ही आया था? हाँ, मुझे अच्छे से याद है। मैं उसका नंबर कभी नहीं भूल सकती। ऐसा भी हो सकता है कि ऋत्विक का नंबर किसी और को मिल गया हो। यू नो, सिम्स गेट रिसाइकल्ड, राइट? हो सकता है कि ऋत्विक का नंबर जिससे मिला हो वही तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा हो। यू शुड स्टे केयरफुल। हमें नहीं पता वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। यू आर राइट। अब से मैं और अधिक सावधान रहूंगी। उसी रात ठीक 3:11 आन्या को फिर एक मैसेज आता है। इस बार मैसेज में लिखा था, मैं भीग चुका हूं,
मुझे बहुत ठंड लग रही है। आन्या गुस्से में रिप्लाई करती है, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? इतना कहते ही रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। बाथरूम से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने आन्या का नाम पुकारा। आन्या बाथरूम में देखती है, पर वहां कुछ नहीं था सिवाय ऋत्विक के फोटो के, जो कि वॉश बेसिन के ऊपर रखा हुआ था। उसकी तस्वीर पूरी तरह से गीली हो चुकी थी। आन्या दौड़ ढहकर अपने बेड की ओर भागी और चादर ओढ़कर सो गई। अगली रात आन्या ने डिसाइड किया कि वो इस बार वो मैसेज रीड नहीं करेगी। ठीक 3:11 मैसेज का नोटिफिकेशन आता है, पर इस बार आन्या बिना मैसेज रीड किए ही सोने का नाटक करती है। थोड़ी देर में जैसे ही आन्या अपनी आंख खोलती है तो खुद को एक बंद कमरे में पाती है। पूरा कमरा खाली था। कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था। वह उस दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार असफल हो जाती है। हर बार जब वह दरवाजा खोलती है तो खुद को उसी कमरे में पाती है। वह कमरा आन्या को अपने अतीत में ले जाता, जहां वो आन्या और ऋत्विक के साथ बिताए पल आन्या को याद दिलाता। डर के मारे आन्या चीख पड़ी, ऋत्विक क्या ये तुम हो? तभी उसके पीछे से एक धीमी आवाज आती है, आन्या। आन्या पीछे मुड़ती है तो देखती है वहां ऋत्विक खड़ा है। उसका शरीर पे जगह जगह चोटें लगी हैं, कपड़े पूरी तरह से गिले हैं, आंखें खून की तरह लाल हैं। आन्या कुछ कर पाती, उतने में ऋत्विक जोर से चीखा, तुम मुझे भूल गई, धोखा दिया है तुमने मुझे। आन्या डर के मारे वहां से भागी। पास में ही एक दरवाजा था। आन्या ने खुद को उसमें छिपाने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को उसी कमरे में पाया जहां से वह भागी थी। इस बार उस कमरे ने आन्या को उसी की ही फ्यूनरल की झलक दिखाई। अगले ही पल आन्या एक ऊंची इमारत से खुद को गिरते हुए पाती है। उसकी आंख खुलती है तो देखती है वो बेड से नीचे गिर गई है, और जो कुछ उसने देखा महसूस किया वो सब बस एक डरावना सपना था। आन्या फोन चेक करती है तो उसमें एक धमकी भरा मैसेज था। मैसेज में लिखा था, फाइनल वार्निंग, कल मेरा मैसेज पढ़ना, नहीं तो मेरी जगह लेने के लिए तैयार रहना। आन्या ने गुस्से में रिप्लाई किया, तुम जो कोई भी हो, आइंदा मैसेज किया तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। पर किससे पता था अगली रात आन्या की जिंदगी बदल देगी। दिन गुजरा, रात आई। आन्या इंतजार में बैठी थी, इस उम्मीद में कि पिछली रात की धमकी की वजह से वो स्टॉकर मैसेज करना बंद कर देगा, पर शायद तकदीर में कुछ और लिखा था। 3:15 हो चुका था, पर कोई मैसेज नहीं आया। आन्या मन ही मन खुश हो रही थी, पर उसकी खुशियों को चीरता हुआ एक मैसेज नोटिफिकेशन आया, पर कोई मैसेज नहीं। चैट पूरी तरह से एम्प्टी था, मानो किसी ने चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी हो। अगले ही पल फोन हाथ से नीचे गिर के टूट जाता है। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया था, मानो जैसे कमरे में कोई नहीं था। रात के 3:11 नेहा ऑफिस के पेंडिंग वर्क को पूरा कर रही है। तभी उसके फोन में एक मैसेज नोटिफिकेशन आता है, आन्या का। वह झट से चैट में उससे पूछने लगती है, यार कैसी है तू और कहाँ है? 2 दिन से तेरा कोई अता पता नहीं है। तेरे घर वाले सब परेशान हो रहे हैं। पर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है। कुछ देर बाद फिर एक नोटिफिकेशन आता है। इस बार कोई मैसेज नहीं, बल्कि एक फाइल होती है जिस पे लिखा था कन्फेशन। कन्फेशन पढ़ने के बाद नेहा घबरा गई और उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। कन्फेशन में लिखा था, आन्या और ऋत्विक के रिलेशनशिप के दौरान उसे ऋत्विक के लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी के बारे में पता चला, जो कि पूरे 21 करोड़ का था। ऋत्विक की फैमिली में कोई नहीं था, उसके लिए आन्या ही सब कुछ थी, और ऋत्विक ने आन्या को एज अ नॉमिनी उस इंश्योरेंस टर्म प्लान में ऐड कर रखा था। यह सुनकर आन्या चौंक गई। उसके मन में लालच आने लगा। आन्या हर पल यही सोचती कि इंश्योर्ड अमाउंट को क्लेम कैसे किया जाए। उसने एक प्लान बनाया वेकेशन पे जाने के लिए। ऋत्विक और आन्या को वेकेशन पे गए एक अरसा हो गया था, इसलिए ऋत्विक भी वेकेशन के लिए मान गया। दोनों ने मिलकर गैंगटॉक घूमने जाने का प्लान बनाया। सारी तैयारियां हो चुकी थी, सारी प्लानिंग भी हो चुकी थी, सब कुछ सेट था। दोनों ऋत्विक की कार में सफर पर निकले, किसी को भी शक न हो उसके प्लान के बारे में। इसलिए आन्या ट्रिप एंजॉय करने का नाटक करती है। असल में वो बस सही मौके की इंतजार में थी, और वो मौका उसे मिल गया। ट्रिप खत्म होने के बाद जब वे गैंगटॉक से निकलने वाले थे, उससे पहले आन्या ने ऋत्विक के खाने में नींद की दवा मिला दी और ठंड का बहाना बना मोटा और भारी कपड़े पहन लिए। बीच रास्ते में ऋत्विक को नींद आने लगे और नींद की वजह से कार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई।
मौके का लाभ उठाकर आन्या कार से कूद गई। ऋत्विक नींद में होने की वजह से जैसे तैसे कार से कूदा। कार खाई में जा गिरी। एक जोरदार धमाके की वजह से जलकर राख हो गई। ऋत्विक को कार से कूदता देख आन्या घबरा गई और ऋत्विक की ओर दौड़ी। उसने पहले आजू बाजू देखा और सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख नहीं रहा। तभी उसने ऋत्विक को गहरी खाई में धक्का दे दिया। ऋत्विक नदी में जा गिरा। दवाई के ओवरडोज की वजह से वो खुद को बचा नहीं सका और अपनी जान गंवा बैठा। आन्या ने मदद मांगने का नाटक किया और भीड़ इकट्ठा की ताकि ये दिखा सके कि उनका कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर खाई में जा गिरी। इस तरह आन्या ने सोची समझी मर्डर को हादसा बता इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर्ड अमाउंट क्लेम किया। पुलिस भी ये सब पढ़कर हैरान रह गई और तुरंत आन्या के ऊपर मर्डर और धोखाधड़ी का केस फाइल कर अपनी तहकीकात शुरू की। पुलिस उसे ढूंढ ही रही थी कि रिपोर्ट आई कि नरीमन पॉइंट के पास एक लड़की की लाश मिली है। आइडेंटिफिकेशन के दौरान पता चला कि वो लाश आन्या की है। पोस्टमार्टम के दौरान पता चला आन्या 2 दिन पहले ही मर चुकी है। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि अगर आन्या मर चुकी है तो नेहा को मैसेज किसने भेजा।